स्टॉक मार्केट में आने के बाद हर इंसान की तीन ही ख्वाहिशें होती हैं, लेकिन जो शख्स रोजाना स्क्रीन देखता है उसकी ये तीन ख्वाहिशात कभी भी पूरी नहीं होती, क्योंकि रोजाना स्क्रीन देखने वाला महंगा खरीदता है और सस्ता बेचता है, जबकि स्क्रीन ना देखने वाला सस्ता खरीदता है और महंगा बेचता है। मैं तो अपनी स्क्रीन वीक में सिर्फ एक बार ही देखती हूँ। आप लोग कितनी बार देखते हैं? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं नादिया अनवर और आप देख रहे हैं पाकिस्तान शेयर मार्केट अपडेट्स। नाज़रीन, बात करेंगे इस वक्त मार्केट की, और मार्केट की इस वक्त जो सूरत हाल है वो बहुत ज़्यादा जो है अलार्मिंग सिचुएशन है, और जो फॉरेनर्स सेलिंग है वो बहुत ज़्यादा हो रही है और बड़ी ख़तरनाक हद तक हो रही है। आखिर क्या वजह है? और समहाउ तो कल तो ऐसा लग रहा था कि कहीं पे कोई खुदा ना खास्ता जंग ही शुरू ना हो गई हो, जिसका हमें नहीं पता है, और पीएसएक्स को पता चल गया और पीएसएक्स ने जो है उसका असर ले लिया है। और जो है आज भी हमने मार्केट में जो है वही चीज़ें देखी कि जो है बहुत ज़्यादा गोरों की सेलिंग है। आज हम बात करेंगे कि क्या वजह है, और इसी वजह से जो है मार्केट में बहुत ज़्यादा सेलिंग प्रेशर देखा जा रहा है। मुख्तलिफ जो है जो म्यूचुअल फंड्स था जो कि बाइंग साइड पे था, वहाँ से भी हमने देखा था कि जो है सेलिंग हो रही थी कल की। अगर हम बात करें आगे फर्दर क्या स्टांस रहता है, इसके ऊपर बात करेंगे, और अभी की करंट सिनेरियो के ऊपर हम बात करेंगे कि आखिर ऐसा क्या जो है हम जो है हमारी जियोपॉलिटिकल और इकोनॉमिकल क्या इस वक्त कंडीशन है जो इस चीज़ को मज़ीद ट्रिगर कर रही है, इसके ऊपर हम बात करेंगे। और आज हमारे साथ बात करने के लिए जी हाँ हमारे साथ मौजूद हैं फैसल हफीज़ साहब, जो कि हैं सीईओ किफ़ाया इन्वेस्टमेंट्स के, और जो है उनको हमने बुलाया है और उनसे हम बात करेंगे और उनसे हम जानेंगे। और उनको वेलकम करने से पहले आप लोगों से मैं ये ज़रूर रिक्वेस्ट करूँगी कि आप लोग जो है मेरे प्रोग्राम्स को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक किया करें, और साथ ही साथ जो है मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन को भी हिट करें, और इसके अलावा आपने इसको शेयर करना है सबके साथ, ताकि लोगों को इन्वेस्टमेंट की और फाइनेंशियल मार्केट की अवेयरनेस हो। तो चलिए जी, चलते हैं अपने गेस्ट की तरफ और उनसे जानते हैं मार्केट का हाल। अस्सलाम वालेकुम सर। अस्सलाम नादिया, शुक्रिया इनवाइट करने का। आपके थैंक यू, साथ बात करके हमेशा अच्छा लगता है। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। और आपका भी बहुत शुक्रिया कि आप हमेशा वक्त निकालते हैं। और जो है सर, इस वक्त मार्केट में जो है बहुत ज़्यादा जो है गोरों की सेलिंग आ चुकी है, और ये एक ख़तरनाक सिग्नल भी होता है, और जो है जिसकी वजह से हम देख रहे हैं मार्केट में बहुत ज़्यादा प्रेशर है। क्या वजह है, थोड़ा सा मैं चाहूँगी कि आप इस वक्त हमें बताएं। अच्छा, मैं तो यही कहूंगा कि उनकी भी प्रॉफिट टेकिंग ही है। जैसे हम लोग प्रॉफिट टेकिंग करते हैं वैसे उनकी भी प्रॉफिट टेकिंग ही है। क्योंकि अगर हम देखें तो सेलिंग आ रही है उन्हीं सेक्टर्स में जहाँ पे उनकी बाइंग सिग्निफिकेंट थी। मतलब टेक्नोलॉजी में उन्होंने किया, एक्सप्लोरेशन में बाइंग की थी, और सीमेंट में लकी वगैरह में अच्छे स्टॉक्स में उन्होंने बाइंग की थी। तो वहीं पे ज्यादातर सेलिंग है और वो अपनी प्रॉफिट टेकिंग कर रहे हैं। और मेरे ख्याल से सिग्निफिकेंट इंक्रीजेस तो हैं, और पाकिस्तान जैसी मार्केट में हर एक को होता है कि अपने, ये मेरा मेरा तो ये व्यू है सर कि थोड़ा क्या सा है। बात को थोड़ा सा रिपीट करेंगे, क्योंकि वो जी, वॉय हम उसकी ये वजह बात से कर रहे थी। थे कि हम्म, सेलिंग देखें, सेलिंग वहीं आई है जहां पे उन्होंने अभी बाइंग की थी। ये कोई पुराना गोरा नहीं है जो कंटिन्यूस निकल रहा था और वो अभी हम्म, भी कंटिन्यूड है। ये वो गोरा है जो जिसने माल लिया था नीचे और अब ऊपर सेल कर रहा है। तो इसमें जो ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन है, या टेक्नोलॉजी में सिस्टम्स लिमिटेड वगैरह है, या बैंकिंग में कुछ स्टॉक्स हैं, या फिर हमारे पास जो सीमेंट के अच्छी क्वालिटी स्टॉक्स हैं, वहीं पे ज़्यादातर सेलिंग है। तो लकी वगैरह अचानक जो सेलिंग उसमें भी आ गई है। तो जो स्ट्रॉन्ग कंपनीज हैं वहीं सेलिंग आई है, जो उन्होंने खुद खरीदी थी कुछ टाइम पहले। तो ये मार्केट का नॉर्म है, चीज़ें ज़्यादा बढ़ जाती हैं फिर करेक्शन होती है। तो मेरे ख्याल से वो भी वही, वहाँ पे भी वही है। आप देखें गोरे का कॉन्फिडेंस इसलिए बहुत ज़्यादा शैटर्ड नहीं है क्योंकि कुछ टाइम पहले हमने ये भी देखा था कि उन्होंने हमारे फिक्स्ड इनकम सिक्योरिटीज में परचेजिंग की है। तो लास्ट वीक ब्लूमबर्ग की न्यूज थी जिसमें वो कह रहे थे कि वो फिक्स्ड इनकम सिक्योरिटीज बाय कर रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान से निकल रहे हैं, वो अपनी प्रॉफिट कैश कर रहे हैं।
अच्छा, सही। तो इसका मतलब है कि ऐसा तो नहीं है कि ये वो यहाँ से निकल के जो है कहीं और पे उनको कोई नया एवेन्यू मिल गया है, जिसमें जो है वो अपनी इन्वेस्टमेंट को वो कर रहे हैं। तो सर चलिए, गोरों का तो समझ में आ गया, लेकिन हम यहाँ पर देख रहे हैं जो लोकल है वो भी बहुत ज़्यादा जो है इस वक्त सेलिंग कर रहे हैं। लाहौर वालों की भी काफ़ी सेलिंग इस वक्त हो रही है। तो ये क्या वजह है? और फिर बीच में म्यूचुअल लेकिन फंड ने भी की। अभी जैसे कुछ अच्छे हमारे राइटर्स हैं, जिनमें बिजनेस रिकॉर्डर के भी कुछ राइटर्स हैं। हम्म। आप वो अचानक जो है उन्होंने कुछ अपने जो व्यूज एक्सप्रेस किए हैं, वो कुछ इकोनॉमी और चीज़ों के बारे में इतने पॉजिटिव नहीं थे। तो मेरे ख्याल से वो जो एक चीज थी जिसका इंतजार लोग कर रहे थे कि सर्कुलर डेट की पेमेंट मिल जाएगी हम्म। पीएसओ और सारी कंपनीज को, और जिसकी वजह से एनर्जी सेक्टर का सर्कुलर डेट रिजॉल्व होना शुरू हो जाएगा। और हाँ। तो वो पेमेंट्स क्योंकि डिले हुई हैं कुछ चाइनीज आईपीपीस के साथ, शायद सक्सेसफुल नेगोशिएशंस अभी तक नहीं हो पाई हैं। और हाँ। बैंक्स ने जो डिटेल जो किया हुआ था कि हम डिस्पर्स कर देंगे, वो शायद अभी तक डिस्पर्स नहीं हुआ है। और फिर वो जो चीज़ें जो अचानक हुई हैं, और फिर बीच में एक नोट बैरिक्स रिलेटेड भी आ गया कि वो लोग जो हैं वो रिकंसिडर कर रहे हैं अपने आ, बलूचिस्तान की सिचुएशन को देख के। तो ये जो चीजें हैं, मेरे ख्याल से इन्होंने सेंटिमेंट एक नेगेटिव कर दिया है ओवरऑल लोकल्स का भी। और लेकिन अगर हम देखें तो जो सर्कुलर डेट की जो पेमेंट की बात है, डिसबर्समेंट, वो तो एक कंसर्न का एरिया है। वो तो मुझे सही डिटेल्स नहीं है मेरे पास कि वहाँ पे क्या मसला है जिसकी वजह से वो डिसबर्समेंट नहीं हो पा रही है। लेकिन वो तो एक कंसर्न है, क्योंकि 80 बिलियन रुपीस पीएसओ को आते हैं तो सीधा सीधा डिविडेंड्स आ जाते हैं आगे पीएसओ की तरफ से, या हम्म। फिर और तरह से सर्कुलर डेट वहाँ पे। लेकिन जो पॉजिटिव साइड है वो ये है कि जो पीपीएल ओजीडीसी आपने आज भी देखा कैसे रिकवर किया है। और हम्म। ये रिकवरी की मेन वजह ये है कि गैस सेक्टर सर्कुलर डेट वो बहुत बेहतर हो रहा है। और गैस सेक्टर सर्कुलर डेट में जो एक मेजर चीज हुई थी, जो इस साल से हम कार्गोस को डाइवर्ट कर रहे हैं, जो आरएलएनजी कार्गोस को हम डाइवर्ट कर रहे हैं। तो मेरे ख्याल से वो जो आरएलएनजी कार्गोस की डाइवर्जन है, उसका इम्पैक्ट अच्छा है हमारे गैस सर्कल गैस सेक्टर के सर्कुलर डेट पे। तो मेरे ख्याल से चीजें रिजॉल्व होंगी उस साइड पे, तभी इन्होंने होल्ड किया है। पीपी ओजीडीसी ने एक खास करेक्शन देके आज रिबाउंड भी किया है ओजीडीसी ने, और इन्होंने होल्ड किया। दूसरा, इनकी जो इंट्रिंसिक है ओजीडीसी की हम्म। इंट्रिंसिक जो ग्रोथ है, यानी कि इनके जो वेल्स में एक्सप्लोरेशन नहीं हो रही थी वो होना शुरू हो गई है। तो मेरे ख्याल से पहला साल है, लास्ट ईयर पहला साल था जब इनके रिजर्व डिप्लीट नहीं हुए। तो ये डिप्लीशन हर साल हुआ करती थी इनके रिजर्व्स की, वो पिछले साल डिप्लीट नहीं हुए। पिछले साल बल्कि रिजर्व्स बढ़े हैं। तो प्रोडक्शन कम हो रही थी क्योंकि हमारी गैस जो है वो बहुत सारी जो है वो बाहर से आ रही थी, और उधर चोकिंग थी क्योंकि इतनी गैस जब हम इंपोर्ट कर रहे थे तो पाइपलाइंस में एसएनजीपी के नेटवर्क चोक हो रहा था, तो वो ज्यादा गैस ले नहीं पा रहा था। लेकिन अब क्योंकि वो नेटवर्क का मसला भी रिजॉल्व हो जाएगा जब से ये आरएलएनजी कार्गोज अब, अभी तो जनवरी फरवरी ये सर्दी का ही टाइम है, लेकिन आगे जाके ये गैस का ऑफटेक बढ़ जाएगा इन कंपनीज का, ओजीपीपीएल का। और तो मेरे ख्याल से यहाँ से वो उनको बेनिफिट होना शुरू हो जाएगा। तो दो सेपरेट बातें, एनर्जी सेक्टर सर्कुलर डेट पीएसओ के लिए नेगेटिव है, लेकिन गैस सेक्टर सर्कुलर डेट की रेजोल्यूशन ओजीपीपीएल जैसे स्टॉक्स के लिए पॉजिटिव है। सही, बिल्कुल। और सिर थोड़ी सी बैंकिंग सेक्टर के ऊपर भी हम बात कर लें, क्योंकि हमने देखा कि बैंकिंग सेक्टर थ्रू आउट बहुत आउटस्टैंडिंग परफॉर्म कर रहा था। हमने देखा इंडेक्स को भी काफ़ी इसने सपोर्ट किया था, और अभी हम देख रहे हैं जब ये इंडेक्स बिल्कुल डिक्लाइन हुआ है, तो ये जितने भी बैंक्स हैं वो भी जो है और आज भी हमने देखा कि बैंक्स बहुत ज़्यादा नीचे आ गए हैं। तो क्या वजह है? क्योंकि बैंक्स अपनी रैली कर चुके थे इसलिए अब उनकी डिक्लाइन हो रहे हैं क्या है, या वो अपने जो प्रीवियस रेट है उसके ऊपर वापस आ रहे हैं? थोड़ा सा मैं चाहूंगी इसको थोड़ा सा आप बताएं। लेकिन ये बैंक्स का सेंटिमेंट तो एनबीपी का, जो हम लोग जब इसकी हम्म। बात कर रहे थे कि केस जो केस है चल दोबारा रहा से है। शायद रीओपन हो रहा है पेंशन रिलेटेड,
तो हम्म। बैंक्स में तो वहां से एक नेगेटिव सेंटिमेंट बिल्ट होना शुरू हुआ है। बैंक्स देखिए एक रेगुलर ग्रोथ करते हैं, वो कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अचानक से उनका कोई प्रॉफिट नहीं आ जाता। वो 15-20% जो भी उन्होंने ग्रो करना है, ये साल वो साल है जब उन्होंने ग्रो नहीं करना था। हमें पता है 22% से इंटरेस्ट रेट कम होकर 10.5% हुआ है। यहाँ हम्म। तो अगर वो सस्टेन कर रहे हैं या 5-10% इनकम की हिट लेके वो अपनी इनकम को मेंटेन कर रहे हैं, तो ये बहुत बड़ी बात है। क्योंकि कहाँ 50-40% का इंटरेस्ट रेट रिडक्शन और कहाँ बैंकों का से 5 या 10% प्रॉफिट का गिरना, तो ये उनके लिए बहुत अच्छी चीज है। तो बैंक से एक स्लो ग्रोथ ही मोमेंटम मेंटेन कर सकते हैं। हम्म। अगर आपकी देखें, उसमें कुछ ऐसे स्टॉक्स भी हैं जो गलत वैल्यूएशन पे हैं। अगर हम देखें बैंक हम्म। मकरमा 80 बिलियन रुपीस का बैंक 93 बिलियन रुपीस पे स्टार्ट हुआ था। अब 93 बिलियन रुपीस में आप देखें, आपके पास सुनहरी 26 अरब का बैंक है, बैंक इस्लामी 35 अरब का बैंक है, जेएस 35 अरब का बैंक है। हम्म। उधर ऐसी जगह पे अगर आप कहेंगे कि बैंक मकरमा 93 बिलियन रुपीस का आएगा, तो हम्म। ये तो बहुत एक्सॉर्बिटेंट वैल्यूएशंस है ना। इसको तो ये तो सस्टेनेबल हो ही नहीं सकती। ओके। उसके पास एसेट्स 10 अरब के हैं और वो है 93 अरब का बैंक। तो ये इतना जबरदस्त हमारे बैंक हैं अभी मेट्रो वगैरह, ये 125 अरब रुपए के बैंक हैं। तो हाँ। कहाँ बैंक मकरमा 93 बिलियन पे सस्टेन कर सकता है? तो इस तरह के बीच में आउटलायर्स भी हैं। हम्म। और फिर जो है वो इस जब ऐसे मौके आते हैं तो लोग अपने आप को रीसेट करते हैं। लोग देखते हैं कि किस तरफ वैल्यूज हैं और किस तरफ नहीं है। तो करेक्शन में ये सब चीजें फिर ज्यादा हिट लेती हैं। सही। तो सर बीओपी जो है उसके हवाले से क्या देंगे, क्योंकि आज बीओपी का रिजल्ट भी था और आज बीओपी को हमने बहुत मतलब अपने जो एक वो 40s का जो वो मेंटेन किया हुआ था वो 30 पे आया और फिर खैर डिविडेंड अच्छा आज अनाउंस हुआ, जो कि एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि 1 से 1.5 रुपये और 1.5 रुपये दिया। तो क्या इस बैंक के हवाले से इसकी क्या वैल्यूएशन है और आप किसकी क्या कहेंगे इस वक्त जो आज जो इसके साथ करंट सिचुएशन हुई है? लेकिन बैंक ऑफ पंजाब एक रीजनेबल वैल्यूएशन पे है। हम्म। और वही जो इसकी एक डिस्काउंट पे होता था, ये काफी वो इसने कवर कर लिया है। और अब एक मुनासिब वैल्यूएशन पे है। अगर आप इसको इसके पीयर बैंक्स के कंपैरिजन में देखें, बैंक अल हबीब या हबीब मेट्रो या उस, तो उन्हीं उसी तकरीबन उन्हीं वैल्यूएशंस पे ये भी है इस वक्त। वो 111 अरब रुपए का बैंक है ये। तो मेरे ख्याल से एक अच्छी वैल्यूएशंस पे है। अब वहां जहाँ से एक डिसेंट ग्रोथ ही देख सकते हैं हम, कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ग्रोथ नहीं देख सकते, एक नॉर्मल ग्रोथ देख सकते हैं। जब 15-20% बैंकों की डिपॉजिट्स में होती है, उसी तरह से हम यहाँ पे पर इसकी जो वो है जो रेगुलर ग्रोथ है वो देख सकते हैं। सही, बिल्कुल। अच्छा, यहाँ पर हमारे साथ पार्टिसिपेंट्स भी मौजूद हैं और उनके भी हम सवाल ले लेते हैं। जी सिराज, अपना सवाल कीजिए। हेलो, अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर, नेशनल बैंक के बारे में भी आप कुछ गाइड कर सकेंगे कि आप क्या समझते हैं कि क्या वैल्यूएशन होनी चाहिए उसकी और किस तरीके का डिविडेंड आप एक्सपेक्ट करते हैं, और फर्दर पीएसओ का आपको क्या फ्यूचर लगता है अब जो उसके साथ सिचुएशन इस वक्त है। थैंक यू। नेशनल बैंक पे मेरा कोई डिटेल व्यू नहीं है। मैं भी आप लोगों की तरह इन्वेस्टर उसमें नहीं हूँ, इसलिए जो बहुत डिटेल व्यू नहीं है मेरा। ऊपर ऊपर से वही व्यू है जो मार्केट में न्यूज़ थी। पीएसओ पे मैं आपको यही कहूंगा कि 80 बिलियन रुपीस की उसकी पेमेंट मिलनी थी। पावर सेक्टर सेक्युलर डेट की, वो उसका उसका ही इंतजार है। वो रुकी है चाइनीज आईपीपीस के साथ, शायद निगोशिएशन नहीं हो पाई है। जो हमने सुना था कि 1.3 ट्रिलियन रुपीस का जो है बैंकों के साथ निगोशिएट कर लिया है इन्होंने एग्रीमेंट, और वो डिसबर्समेंट हो जाएगी और पावर सेक्टर सर्कुलर डेट बिल्कुल रिड्यूस हो जाएगा वहां पे। मेरे ख्याल से किसी पॉजिटिव न्यूज की एक्सपेक्टेशन है। तो पीएसओ का देखिए 280 अरब रुपए तो ये है, और 280 अरब रुपए उसका गैस सेक्टर से। तो ऑन द वर्ज ऑफ सेटलमेंट ही है दोनों में। ऐसा ही है कि अभी सेटलमेंट हो गई और कल हो गई। मेरे ख्याल से गैस से कैश बहुत है कंपनी के पास। तो एनी टाइम ये सेटलमेंट की तरफ आ सकता है और फिर एक अच्छे डिविडेंड हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो सिग्निफिकेंट अमाउंट है। आप देखें 350 अरब रुपए फंसे हुए हैं इसके। तो अगर ये दोनों मॉडल्स से, मतलब आपको पता है ना कि एनर्जी सेक्टर का तो खैर उस लोन से पे ऑफ होना है। और जो गवर्नमेंट ने डिस्पर्स किया वो इन्होंने बैंकों ने डिस्पर्स किया, गवर्नमेंट ने निगोशिएट किया है। और
गैस सेक्टर का शायद डिविडेंड से होना है। तो यही कंपनीज हैं, 150-200 अरब रुपए ओजी के पास हैं, 150-200 अरब रुपए पीपीएल के पास हैं, और पीएसओ के पास 100 अरब से ज्यादा है। तो 400-500 अरब रुपए का ये डिविडेंड देंगे गवर्नमेंट को, वो घूम के इन्हीं के पास पेमेंट आ जाएगी। तो गैस सेक्टर सर्कुलर डेट भी 300-400 अरब रुपए सालाना करके रिजॉल्व हो सकता है इस डिविडेंड मेथड से। तो लोग एक्सपेक्ट यही कर रहे हैं कि ये किसी टाइम पे होना शुरू हो जाएगा, और पीएसओ क्योंकि कम नंबर ऑफ शेयर्स हैं तो एक मेजर बेनिफिशियरी हो सकता है इसका। सही, बहुत शुक्रिया जी। सैफी अपना सवाल करें। जी अहमद शोएब अपना सवाल करें। अस्सलाम सर, मेरा क्वेश्चन रिलेटेड टू हबको और अच्छा, हबको की जो कंसोलिडेटेड अर्निंग है बहुत अच्छी है, सबके नज़र में है। आपको क्यों नहीं कंसोलिडेटेड अर्निंग के साथ वैल्यू में आ पा रहा, ये क्वेश्चन है। और बिल्कुल। मेरे ख्याल से तो इसको ये कैचअप करना चाहिए इसको अपनी कंसोलिडेटेड अर्निंग की तरफ से। मेरे ख्याल से वन ऑफ द जो लार्जेस्ट हमारी साइज की कंपनीज है उसमें शायद सबसे सस्ता शेयर है ये। और हम्म। इसमें कोई खास मसला भी नहीं है। पहले शायद हब हब का जो प्लांट था उसकी एक अनसर्टेनिटी थी कि हब प्लांट बंद हो जाएगा, चले अब तो वो हब प्लांट बंद हो गया ना। और अब तो इस अब हब प्लांट के अलावा है सारी इनकम, और वो खत्म भी नहीं होने वाली, बल्कि बीवाईडी की इनकम भी आनी है अभी बुक्स में। और कुछ लोग इसमें अनसर्टेनिटी ये क्रिएट कर रहे थे कि इनका जो प्लांट पे काम है वो रुका हुआ है बीवाईडी के प्लांट पे। मेरे ख्याल से वो भी सही न्यूज़ नहीं है, क्योंकि प्लांट पे काम शायद चल रहा है, जो हमारी इंफॉर्मेशन है। तो मेरे ख्याल से वहां से प्रोडक्शन शुरू हो जाएगी इनकी बीवाईडी की लोकल प्रोडक्शन। और हब पावर एक अच्छी इन्वेस्टमेंट है, यहाँ पे कोई मुझे खास रिस्क लगता नहीं है। चलेगा कब ये तो मार्केट बताएगी। ओके, सैफी अपना सवाल कर लें जल्दी से। अच्छा सर, मैं दो स्टॉक के बारे में, तीन स्टॉक के बारे में पूछना चाहता हूँ कि एक एनएमएल निशात मिल्स और एक के इलेक्ट्रिक की मेरी 8.5 की बाइंग है, तो क्या ये दोबारा अपने इस रेट पे आएगा? और एक जरिया लिमिटेड। लेकिन के इलेक्ट्रिक पे हम पिछले प्रोग्राम में डिटेल में हम्म। बात कर चुके हैं। और के इलेक्ट्रिक में मसला वही है कि जिस दिन बोर्ड मीटिंग अनाउंस होगी, अगर इनकी हो गई जिसमें डायरेक्टर्स का इलेक्शन होना है, अगर वो हो गया डायरेक्टर का इलेक्शन, तो मेरे ख्याल से 7-8 क्या है, फिर तो 12-13 भी हो सकता है। लेकिन असल में तो इनका बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का इलेक्शन नहीं हो पा रहा, और वो इसलिए नहीं हो पा रहा कि जो शेयर होल्डर्स का आपस में डिस्प्यूट है। तो मेरे ख्याल से कुछ लोगों ने जो जो मोनिस साहब की रेजिग्नेशन है इसको ये इस तरह समझा है कि शायद मोनिस साहब एज अ डील गए हैं, और डील बिटवीन द ग्रुप्स, जो जिन लोगों में आपस में झगड़ा है। तो शायद अगर मोनिस साहब एज अ जो है वो डील गए हैं तो शायद कोई रेजोल्यूशन होने भी वाली हो। तो नोटिस पे खबर रखनी पड़ेगी कि डायरेक्टर्स मीट वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के इलेक्शन कब होते हैं। तो के इलेक्ट्रिक पे तो मेरा ये है। दूसरा आपका क्या था? निशात हाँ, मिल्स। निशात निशात मिल मिल्स। एनएमएल ने इन्होंने जी, पूछा था। निशात मिल्स में अ, हर कंपनी की तकरीबन, हर अच्छी कंपनी की इसके पास इन्वेस्टमेंट है, फिर इसके पास अपना काम भी बहुत अच्छा है। तो निशात मिल्स तो एक अच्छी पिक है किसी भी लेवल पे। तो सेलिंग आ जाती है, वो जो भी मामला होते हैं, लेकिन बहरहाल वो निशात मिल्स इज अ गुड स्टॉक, इसको रखना चाहिए अपने पास। और सर जरिया और लिमिटेड का बता दें। जरिया का मेरी कोई स्टडी नहीं है, एक तो रिलेटिवली न्यू है, और फिर हमने कुछ नहीं इस पे स्टडी नहीं किया। सही, बहुत शुक्रिया। अच्छा, यहाँ पे से एक सवाल आया हुआ है कि कैपको इज एक्वायरिंग अटक, और ये इसका क्या इम्पैक्ट होगा और ये शेयर कब तक इम्प्रूव होगा? देखिए, फर्स्ट जो बाइंग होती है सीमेंट सेक्टर में, वो थोड़ी सी एक्सपेंसिव लेवल पे ही हो रही है। तो जैसे पायनियर सीमेंट में भी जो रेट आया वो 478 का आया, और फिर तो इमीडिएट कोई बहुत बड़ा कोई शायद इस वजह से कोई बहुत बड़ी आप इम्प्रूवमेंट नहीं देखेंगे। एक सिग्निफिकेंट प्राइस पे ही बाइंग हो रही है। कैपको सही। जैसे हमने एक प्रोग्राम में पहले भी डिस्कस किया था, कैपको का रीस्टार्ट है। अब वो डिफरेंट एसेट्स लेगा, या फिर अपने पावर जनरेशन के कोई प्लांट नए लगाएगा, क्योंकि हम्म। जो उसके पुराना पावर प्लांट है उसके तो एक्सपायर हो गया था, अब उसके पास कोई पावर परचेज एग्रीमेंट नहीं था, और वो एक लिमिटेड हद तक था। तो वो बहरहाल वो लिमिटेड हद तक ही ऑपरेट कर रहा है।
और वैसे भी उसका वो मेरिट ऑर्डर में कोई खास नंबर पे नहीं आता है वो प्लांट। तो कैप्को में जो कैश है, कैश सिग्निफिकेंट है, वो क्या करता है इस कैश का, सारी कैप्को का उस पर डिपेंड करता है, उस कैश को कैसे इन्वेस्ट करता है। तो अटक सीमेंट इस अच्छी इन्वेस्टमेंट हो सकती है, लेकिन वो टाइम के साथ जब अटक सीमेंट को इम्प्रूवमेंट मिलेगी तो ही पता चलेगा हमें कि कितना, क्योंकि वो साउथ का प्लांट है, साउथ में बहुत ज्यादा डिमांड में कोई पिकअप नहीं है, साउथ में काफी अच्छे बड़े प्लेयर्स ऑलरेडी मौजूद हैं। सही। आखिरी सवाल ले लेते हैं जी। अदील अपना सवाल करें जल्दी से। जी थैंक यू नादिया। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर मुझे पूछना है एनसीपीएल के बारे में, एनपीएल के बारे में और एनएमएल के बारे में तो आपने बता दिया है। इनको आप कैसा देखते हैं फ्यूचर के लिए? इनमें से कौन से कहाँ किस स्टॉक में जाना चाहिए जिसमें ग्रोथ ज्यादा बेहतर हो? अच्छा, लोग यही एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि एनसीपीएल या एनपीएल की वही ग्रोथ स्टोरी होगी जो साजगार की रही है, और शायद इसी वजह से लोग जो हैं बहुत बुलिश हैं इसमें, एनसीपीएल एनपीएल में, क्योंकि इनकी जो इन्वेस्टमेंट है, इनकी जो गाड़ी थी वो आगे पिक हुई है और काफी सिग्निफिकेंट अच्छा रिस्पॉन्स रहा है। अब देखिए, इससे पहले भी गाड़ी के मैन्युफैक्चरर्स मौजूद हैं, उनकी बुक्स में वो प्रॉफिट्स नहीं आते जो साजगार में आते हैं। तो अभी ये देखना पड़ेगा कि ये प्रॉफिट्स कैसे शो करते हैं। तो अभी लिया जा सकता है इसको, और ये देखा जा सकता है कि ये इनकी प्रॉफिटेबिलिटी क्या आती है, क्योंकि जिस तरह की प्रॉफिट्स साजगार ने शो किए, 3 अरब की कंपनी 27 अरब की कंपनी हो गई और सारा का सारा प्रॉफिट ही है और सब बुक्स में है, तो टैक्स भी दे रहे हैं और प्रॉफिट भी ऑन बुक्स ला रहे हैं। अब ये इस ग्रुप पे देखना पड़ेगा कि ये कितना बुक्स में आता है, प्रॉफिट क्या होता है, इनकी नेगोशिएशन कैसी है। तो रिजल्ट का वेट कर करके आहिस्ता आहिस्ता पिकअप जो है वो कर सकते हैं इसको। थोड़ा सा अभी ले लें, थोड़ा कुछ अरसे में देख लें कि रिजल्ट कैसे आ रहे हैं, उसके बाद एक्यूमुलेट करें। लेकिन वंस इसने साजगार वाला पैटर्न दिखाना शुरू किया, यानी कि अच्छे प्रॉफिट्स करना शुरू किए, तो फिर मेरे ख्याल से ये शेयर भी अच्छा है टू होल्ड। सही, बिल्कुल। सर एक सेकंड, अगर सर इसके रिजल्ट अच्छे आते हैं तो निशात मिल्स के ऊपर कैसा असर रहेगा इसका? निशात मिल के पास सारी प्रॉफिटेबल कंपनीज हैं, अगर हम उनका पोर्टफोलियो देखें तो बहुत अच्छी कंपनीज हैं। तो निशात मिल्स का अपना बिजनेस भी सही है और वो टॉप टॉप एक्सपोर्टर्स में ही रहता है। तो मेरे ख्याल से निशात मिल्स तो वैसे ही बहुत अच्छी इन्वेस्टमेंट है। थैंक यू सर। बहुत शुक्रिया। अच्छा सर, अब कल की मार्केट का मैं चाहूंगी कि जी थोड़ा सर। सा व्यू शेयर करें। कल हम कितने हजार पॉइंट्स मार्केट को डिक्लाइन देखेंगे, या थोड़ी रिकवरी आएगी मार्केट में, या गुरु गुरु की प्रॉफिट टेकिंग हो गई? तो थोड़ा सा इसके हवाले से बताइए। और मैं चाहूंगी कि इस वक्त कौन से स्क्रिप्ट्स आप रिकमेंड करेंगे इन्वेस्टमेंट के लिए, हमारे जितने भी देखने वाले हैं उनके लिए। अच्छा, हमने ये काम, ज़ाहिर है हमारा मेन काम है एडवाइजरी, हम लोग जो है वो हम्म। देख रहे होते हैं कि इन्वेस्टर्स को कब इक्विटी में रखना है, कब नहीं रखना। तो हम हम्म। लोग कुछ रिस्क पैरामीटर्स बना के चलते हैं। तो मैंने कल सही। ऐसे ही स्कैन कर रहा था, तो मैं KMI 30 इंडेक्स को स्कैन किया हमने, और हमने देखा कि KMI 30 में कितने स्टॉक्स हैं जो अपना पैटर्न खत्म मूव, मतलब अपना बढ़ने का पैटर्न खत्म कर चुके हैं। तो एक होता है कि करेक्शन आ गई और अपनी वो एक बेस लेवल पे आ गया और अब वहां से बढ़ेगा। दूसरा सही। ये होता है कि वो बेस लेवल पे आके आउट ऑफ कंट्रोल हो गया और बिल्कुल ही गिरना शुरू हो गया, स्लाइड डाउन होना शुरू हो गया। ओके। तो हम ये देख रहे थे, तो मेरी कल की असेसमेंट ये थी, यस्टरडे तक की, कि हाँ। तकरीबन 16 स्टॉक एक्सचेंज जो KMI 30 के, हाँ। 30 में से 16 स्टॉक्स बढ़ने के ही मूड में थे अभी भी, यानी कि वो उनका पैटर्न राइजिंग ही था और हम्म। उन पे इस वक्त डिप बाइंग बनती है। और 8 स्टॉक्स ऐसे थे जो गिर रहे हैं और जो नेगेटिव एक मोमेंटम में थे, और 6 स्टॉक्स ऐसे थे जो वॉच लिस्ट पे थे। यानी कि वो कल पहली दफा उनमें थोड़ा सा पैनिक नजर आया था, जो करेक्शन होने के बाद थोड़ा और फॉल उनमें नजर आया था, जिनमें OGDC, PRL, उनमें हम साजगार वगैरह शामिल हैं। यानी कि लग रहा था कि जैसे ये किसी गिरने की तरफ जा सकते हैं, लेकिन OGDC ने उसमें से रिकवरी दे दी। तो ये सही। उम्मीद बनी कि शायद ये 15-16 पॉजिटिव स्टॉक्स जो जो हमारे मोमेंटम कैरियर बन सकते हैं फ्यूचर के, ये शायद अभी भी होल्ड कर रहे हैं। और एक इंडेक्स में से आधे स्टॉक्स अगर आपके अभी ग्रोथ पे ग्रोथ मोमेंटम ही बना रहे हो,
तो मेरे ख्याल से मार्केट पे ओवरऑल नेगेटिव व्यू नहीं दिया जा सकता। फिर हम आज देख रहे थे कि इंडेक्स का जो बॉटम बन रहा है ना, हमारे हिसाब से वो 169,000 का लेवल बन रहा है, 169,000, 170,000। हम्म तो यहाँ से एक शार्प रिकवरी आनी चाहिए, ये मेरा ओके व्यू है। अगर खुदा ना खास्ता, ऐसा लगता नहीं है कि ऐसा हो, लेकिन खुदा ना खास्ता 169,000 भी सस्टेन ना हो सका, यानी कि 2-3 दिन 169 से नीचे क्लोज हो गई, तो फिर मार्केट में काम नहीं करना चाहिए, फॉर द टाइम बिंग देखना चाहिए कि हो क्या रहा है। लेकिन 169 जब तक ब्रेक नहीं होता, जब तक कोई खास पैनिक मुझे नहीं लग रहा है, मुझे लग रहा है 169 से एक अच्छी शार्प रिकवरी आएगी। ओके सही। और सर अभी जो आपने कहा ये जो 15-16 स्टॉक हैं उनमें से कुछ के नाम बताएं ताकि जो हमारे इन्वेस्टर्स हैं वो उन पे ध्यान दे सकें। अच्छा, एक मिनट, एक मिनट मुझे दें, मैं अपनी लिस्ट खोल लेता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, मेरे हिसाब से जो स्टॉक्स अपना पोर्टफोलियो, अपना मोमेंटम मेंटेन कर रहे हैं, टेल लिंक मेंटेन कर रहा है, अटक रिफाइनरी, सिनर्जी, हम्म सीपीएचएल, एंग्रो एच, एफएफएल, फौजी फूड्स, जीएचएनआई, हब पावर, लकी, मीजान बैंक, ये सब मेरे ख्याल से अभी एमटीएल, हम्म एनआरएल आज जरा नेगेटिव हो गया, ऑल्दो मेरे हिसाब से वो कर रहा था मोमेंटम। बाकी पीपीएल और ये जो है सल, पीएसओ, ये सब मोमेंटम मेंटेन कर रहे थे अपना। लेकिन शायद इसमें एनआरएल और पीएसओ ने आज थोड़ा नेगेटिविटी दिखाई, लेकिन 2-3 दिन, 4 दिन जब तक नेगेटिव नहीं होता, जब तक कोई परमानेंट व्यू हम लोग नहीं कह सकते बना कि सकते कोई। हैं। जी, बाकी स्टॉक्स जो है वो कुछ ने टेस्ट किया है अपना आज का लेवल, और मेरे ख्याल से वो ओजीडीसी तो रिवर्स हो गया अपने टेस्ट में, जो है वो अब पॉजिटिव हो गया, तो सही अच्छे पिक्स है, ओजीडीसी एक अच्छी पिक है। बाकी जो है आप आगे देख सकते हैं। सही ग्रेट बिल्कुल। थैंक यू सो मच सर फैसल, आपका बहुत शुक्रिया। और जितने भी पार्टिसिपेंट्स हैं आप लोगों का भी बहुत शुक्रिया। और नाज़रीन यहाँ पे लूंगी मैं इजाज़त, इंशाल्लाह आप लोगों से फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। थैंक